बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं और इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम कह रहे हैं आइसोटोप्स। अभी आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं, देखिए हम कहते हैं वो तमाम एलिमेंट जिनके सेम हमारे पास क्या होते हैं एटॉमिक नंबर, लेकिन हमारे पास डिफरेंट उनके क्या होते हैं एटॉमिक मैसेस। सो अगर एटॉमिक मैसेस डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एलिमेंट आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो हम जो एलिमेंट को पहचानेंगे वो एटॉमिक नंबर से पहचानेंगे। इसका मतलब है एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, उसके मैस में फ़र्क पड़ रहा है। इसकी एक मिसाल हम आमतौर पे जो दिया करते हैं वो हाइड्रोजन देते हैं। तो हम एक एलिमेंट है जिसको हम जानते हैं कि वो है हाइड्रोजन, बड़ा वेल नॉन किस्म का है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H से। तो एक हाइड्रोजन हमें ऐसा मिलता है जिसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो दूसरा हाइड्रोजन है इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तीसरा हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 1। तो ये मैं कह रहा हूँ एटॉमिक नंबर तो सबके सेम है, लेकिन एटॉमिक मैस, एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मैस हमारे पास होता है 1, एक ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मैस होता है 2 और एक ऐसा है जिसका एटॉमिक मैस है 3। तो इसको ड्यूट्रियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं हम लोग, राइट। तो ये जो 2H1 है इसको आमतौर पे शायद ऐसे भी लिखा जाता है 2D1 करके, ड्यूट्रियम को आमतौर पे ऐसे भी लिख देते हैं। लेकिन अब आप देखिए चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो ये तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन एटॉमिक मैसेज में क्या डिफरेंट है। ये तो ये सब क्या कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे हमारे पास। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हमारे पास हर एलिमेंट के आइसोटोप्स मौजूद हैं, हर एलिमेंट के। जिस तरह कार्बन है, तो कार्बन के लास्ट टाइम आपने देखा था, मैंने लिखा था कि कार्बन जो है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 6। तो एलिमेंट चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब एलिमेंट सेम है। एक कार्बन ऐसा है जिसका एटॉमिक मास होता है 12, एक का होता है 13 और एक का होता है 14। तो मैंने इनका नाम लेने का तरीका भी आपको बताया था कि नाम लेने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, उस एलिमेंट का नाम लेना है कार्बन और फिर एटॉमिक मास का नाम लेना है। तो कार्बन 14, दिस इज कॉल्ड कार्बन 14, दिस इज कॉल्ड कार्बन 13 एंड दिस इज कॉल्ड कार्बन 12। तो एलिमेंट का नाम लेने के बाद एटॉमिक मास पुकारा जाता है। ओके, सो ये क्या है, ये आइसोटोप्स हैं। तो इस अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिखे हुए हैं, कार्बन के भी मैंने 3 लिखे हुए हैं। इस तरह अगर हम हर एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स को जमा कर लें तो हमारी किताब के मुताबिक जो टोटल हमारे पास न्यूक्लियस हैं, एलिमेंट कह लो या न्यूक्लियस कह लो, मैंने कल उस दिन भी आपको ये बात बताई थी, जो टोटल न्यूक्लियस हैं वो हमारे पास बता रहा है कि मोर देन किससे ज़्यादा है, 1400 से ज़्यादा है, 1400 से ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, अगर इन तमाम को इंक्लूडिंग इनके आइसोटोप्स जमा कर लिया जाए तो। वैसे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर उतने ही हैं जितने आपको नज़र आ रहे हैं, 110 111 मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी मालूमात है। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं हर एलिमेंट के आइसोटोप्स को भी लिए हैं तो फिर मोर देन 1400 हमारे पास ये तादाद पहुँच जाएगी। तो जनाब फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने इन तीनों में से इसको क्यों रखा हुआ है, इन तीनों में से इसको क्यों रखा हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं आप बोलें जो पहला वाला है वही हमने रख लिया, नो, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि हमने वो एलिमेंट रखा है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो उसमें से। ओके, तो उनमें सबसे ज़्यादा मोस्टली जो अबेंडेंट है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, उन आइसोटोप में से उसको उठा के हमने किस में रख दिया, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने इंक्लूड कर लिया। ये बात समझ में आ रही है। सो अब बात यह है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है तो वो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, वो उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। वो जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसा एक शख्स है, आपने देखा होगा आज के दौर में BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो आपकी हाइट इतनी है, आपकी एज इतनी है तो आपका मास इतना होना चाहिए बॉडी में। उससे ज़्यादा तो कहते हैं भाई जिम जाओ, एक अपना किसी भी तरीके से अपने मास को क्या करो, कम करो, वरना आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे। सिमिलर स्टोरी गोज़ फॉर दी एटॉमिक न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का अगर उस छोटी सी जगह में मास बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो इनस्टेबल हो जाता है। तो वो इनस्टेबल होगा तो वो अपना एक्स्ट्रा मास को क्या करेगा, इमिट करेगा। एग्रीड। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब हमारे पास हमारी बुक के अंदर एक ग्राफ है जो कि कुछ इस किस्म का है कि उसने एक रेशो हमें बताई हुई है। यहाँ पे उसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिए हुए हैं और यहाँ उसने नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं Z लिख देता हूँ। सो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसके दरमियान एक लाइन बनाई है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट की है 0, फिर आप समझ लें 10, फिर 20,
फिर 30, 40, 50, 60। हमारी किताब वाले ने जो मैं देख रहा हूँ वो 110 तक बनाया हुआ ये ग्राफ। ये 110 तक नहीं जाता ये वाला ग्राफ, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 83 पे ये रुक जाता है। 83 के बाद फिर हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस आने शुरू हो जाते हैं। सो जो ये एक लाइन हमारे पास इस तरीके से एक लाइन बनती है, इस लाइन को हम कहते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ये बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी कहलाती है और इसका जो एंगल है हमारे पास वो है 45 डिग्री। इस बेल्ट के ऊपर जो भी एलिमेंट पाया जाएगा उसके न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हमेशा कितना होता है, उसका 1 होता है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे तो रेशियो कितना आएगा हमारे पास 1। और अगर हम इससे ऊपर जाना शुरू कर दें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, वो 1 से ज्यादा है। कहने का मतलब यह कि न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और प्रोटॉन की तादाद अपने ही हिसाब से बढ़ रही है। सो प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में फर्ज करें अगर 10 हैं तो न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस में कितने 13। तो न्यूट्रॉन की तादाद अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ये ज़्यादातर उन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, जो कि टूटेंगे, और टूटने के बाद, टूटने का मतलब है कौन सा प्रोसेस करेंगे, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करेंगे। ओके, तो ये भी एक रेशियो है जिससे हम इस बात को डिटरमिन करते हैं। और इसमें जो 83 पे आता है वो फाइनल एलिमेंट आता है Bi बिस्मथ कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, Z कितना है, 83 है। ओके, ये बात समझ आ रही है या नहीं समझ में आ रही? देखिए अगर मैं यहां पर रेशियो लेता हूं, इस जगह पर अगर मैं इस जगह रेशियो लेता हूं तो मैं ये बल्कि यहां से इधर बना लेता हूं, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस की पहचान कुछ इस तरीके से होगी कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। कहां से पता चला, यहां से। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, 2 - 1 तो कितने आए, 1। सो 1/1 देख रहे हैं, प्रोटॉन ये वाला और जो न्यूट्रॉन है वो ये वाली लाइन, तो दोनों चूंकि 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो ये हमारे पास ड्यूटेरियम जो है ये एक स्टेबल न्यूक्लिया है हमारे पास। जबकि इसके मुकाबले में स्ट्रिटियम को अगर हम देखते हैं तो स्ट्रिटियम के अंदर आप देखें तो प्रोटॉन कितने हैं, वही 1 है, जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 - 1 कितने हैं, 2। तो ट्रिटियम जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी करता है। मेरा ख्याल है 12.32 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है, 12.32 ईयर्स, इतने साल ये इसकी हाफ लाइफ है ट्रिटियम की, राइट। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लीजिए, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट, स्पेशली जब वो केमिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, मैं केमिस्ट्री को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप बात आधी सुनते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, वो ये समझते हैं कि तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है या 83 से शुरू होने वाले, वो तमाम क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ये जुमला आपने आधा सुन लिया है। वो उन 82 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले के तमाम न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी उसके सारे के सारे आइसोटोप्स क्या होंगे, रेडियो एक्टिव, उसमें कोई एक भी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां देखें, ये जो मैंने हाइड्रोजन की आपको एग्जाम्पल दी है, तो ये जो ट्रिटियम है हमारे पास, ये तो रेडियो एक्टिव है हमारे पास, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। तो ये जो कहानी के 82 से ज्यादा वाले रेडियो एक्टिव होंगे, उसको फिर आप यहां कैसे प्रूफ करोगे, इसका तो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 वाला भी रेडियो एक्टिव है। प्लीज बी केयरफुल। सो दिस विल बी डिटरमिन्ड बाय दिस बेल्ट ऑफ द स्टेबिलिटी। ओके, सो एक तो हमने ये तरीका बताया, तो ये बात आपके ध्यान में चली गई। सो याद रखिएगा, जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला कार्बन 14, ये हमारे जिस्म में बाय बर्थ नहीं होता, मतलब बाय बर्थ का मेरे कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती, वैसे हम कार्बन बॉडीज हैं, कार्बन स्केलेटन है हमारा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बन 14 है ये हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 20 में इसके बारे में लिखा हुआ है, जो हम हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 है, तो दरख्त हमारा खाना बना रहे हैं, तो दरख्त खाना बना रहे हैं और दरख्तों को, मतलब पौधे, और पौधों को हम खा जाते हैं, पौधों को जानवर खाते हैं और जानवरों को भी हम खा जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कहां से आ रहा है कार्बन 14, एटमॉस्फेयर से आ रहा है। और ये जो कार्बन 14 है ये क्या है, दिस इज रेडियो एक्टिव।
इसलिए जब कोई ऑर्गेनिक इंसान, जानवर, पौधा मर जाता है तो हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग भी जिसको कहते हैं, उसके जरिए हम उसकी लाइफ बता सकते हैं कि इतने अरसा गुजर गया इसको मरे हुए, 300 साल पहले मरा था, 2000 साल पहले मरा था, 50 दिन पहले इसकी मौत हुई है। समझ आ रही बात की? या 10 साल पहले इसको मार के दफन कर दिया था, तो वो इस कार्बन 14 से मरा। दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। सो शुड आई बी केयरफुल, शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि ये सब आपकी समझ में आ रही है यहाँ तक की बात? ठीक है, इसको आप और लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, और वो चीज ये है हमारे पास के स्टेबिलिटी। एक तो ये कि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब टूट रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। दूसरा ये कि स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? तो आप देखिए कि जो टूट रहे हैं उनमें न्यूट्रॉन की तादाद क्या हमारे पास ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि किसी भी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज करके किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो हमारे न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं? स्टेबल रख रहे हैं। क्योंकि अगर आप नोट करें तो न्यूक्लियस में होता है इस तरीके से कि अगर दो प्रोटॉन है तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? और इन दो चार्जेस की जो रिपल्जन है वो इतने शॉर्ट डिस्टेंस में, जो कि हमने डिस्टेंस रखा हुआ है, वो 10⁻40 तक चली जाती है, +40 तक। तो इंतहाई और इंतहाई ज़्यादा फोर्स है। और उसको काउंटर जो है वो बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस में एक और फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। 4 हमारे पास फोर्सेस हैं। वो 4 फोर्सेस किसी ज़माने में एक थी, अब कितनी हो गई हैं? वो 4 हो गई हैं। और उन 4 को 3 बना के दिखाया था एक्सपेरिमेंटली, जो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी डॉक्टर अब्दुल सलाम और वाइनबर्ग वगैरह जो थे उन्होंने। सो वी एक्सेप्ट दिस थ्योरी। कौन सी वाली? नहीं, मैं कह रहा हूं ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ये ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी थी। तो ये अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूव थ्योरी है। सो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से पहली कौन सी है? हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरी कौन सी है? उसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक, उसका नाम ही वीक है। और चौथी जो है उसका नाम है ग्रेविटेशन। कौन सी है? ग्रेविटेशन। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है? ये इसकी जो रेंज है ना वो बहुत छोटी है। तो न्यूक्लियस जो इतना छोटा सा है, उस रेंज में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट बाइंड्स, दैट होल्ड टुगेदर all the nucleons, means all the proton and neutrons. So neutron produce an energy that basically hold all the protons together, and that force is basically strong nuclear force. Okay, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह की बातें हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्यों ज्यादा हो रहे हैं? ताकि वो उन तमाम प्रोटॉन को क्या कर सके? होल्ड कर सके। तो प्रोटॉन को होल्ड कौन कर रहा है? न्यूट्रॉन। कौन होल्ड कर रहा है? न्यूट्रॉन। प्लीज बी केयरफुल। ओके, और अगर ये होल्ड करने के काबिल ना रहे फिर क्या होगा? तो वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब है टूटना। ये लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं। डिसइंटीग्रेट का मतलब है टूटना। तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा? टूटेगा। तो वो टूटेगा तो उस न्यूक्लियस में से जो एक्स्ट्रा मैस है वो क्या होगा? इमिट होगा, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कह रहे हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ रेडियो एक्टिविटी। ओके।